हेलो स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं दैट इज मोमेंट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज ऑल्सो नोन एज टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। अब ये टर्निंग इफेक्ट फोर्स का क्या मतलब होता है, लेट्स डिस्कस। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक रॉड है। इस रॉड को हम एक पॉइंट के ऊपर बैलेंस करते हैं। अगर इस बैलेंस करने के बाद यहाँ पे मैं एक फोर्स लगाता हूँ इस पॉइंट पे। Due to this force, this rod will start rotating about this point in this direction. ये जो पॉइंट जिसके अराउंड ये चीज रोटेट कर रही है इसे हम क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट और पिवट. So in this example you must what you have observed that this force F causes the rod to turn around a fixed point और इसी टर्निंग इफेक्ट को हम मोमेंट या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहते हैं. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स आपकी डेली लाइफ में बहुत ही कॉमन है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू ओपन अ डोर, जब आप एक डोर को ओपन करते हैं तो डोर जो है वो अपने हिंजेस के अराउंड रोटेट करता है, जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता है. लाइक इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी दिस डोर. अगर यहाँ पे इस डोर पे हम एक फोर्स लगाएं इस जगह पर, राइट एट दिस पॉइंट, you can close the door, but at this point you require more force. But on the other hand, अगर आप इस फोर्स को यहाँ के बजाय थोड़ा सा यहाँ पर लगा दें इस पॉइंट पे, you require less force in this case. Why? आप चाहें तो प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं. अब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यह है कि टर्निंग इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर. टर्निंग इफेक्ट डिपेंड ऑन टू थिंग्स. नंबर वन, amount of force. जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होगा. एंड नंबर टू, distance and in fact perpendicular distance. Distance from pivot. Pivot और टर्निंग पॉइंट. अब इस केस में पिवट या टर्निंग पॉइंट क्या है? दैट इज द हिंजेस ऑफ द डोर. ये जो हिंजेस नजर आ रहे हैं आपको, ये इसका टर्निंग पॉइंट है. अब डायग्राम नंबर 1 में जो टर्निंग पॉइंट है, सॉरी, जो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज दिस वन विच इज वेरी मच स्मॉल. लेकिन जो दूसरी फोर्स लगाई है हमने यहाँ पे, ये डिस्टेंस इज क्वाइट हायर. सो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से टर्निंग इफेक्ट भी ज़्यादा हो गया. सो एक आसान सी बात क्या कि अगर आप ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो ईदर यू हैव टू अप्लाई द मोर फोर्स और यू हैव टू अप्लाई द फोर्स फ्रॉम अ लार्जर डिस्टेंस. अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे तो कम फोर्स लगा के भी ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. एक और एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं. Now look at this seesaw. अगर दोनों साइड पे दो किड्स बैठ के इसको प्ले करते हैं तो दो ऑप्शन हो सकते हैं. इफ द बोथ किड्स आर लाइंग at the same position where the seat is arranged, like this position and this position,
अब इस सूरत में क्या होगा, द किड हु इज मोर हैवी विल क्रिएट मोर मोमेंट। इसका मतलब है कि अगर एक हैवी किड है जिसका वेट ज़्यादा है, वो ज़्यादा मोमेंट क्रिएट करेगा एंड दिस साइड विल गो डाउन। बट इज इट पॉसिबल दैट अ स्मॉलर किड can create more moment than a heavy kid? Yes, definitely it is possible. अगर एक ऐसा बच्चा जिसका वेट कम है वो एक हैवी वेट के बच्चे को बैलेंस करना चाहता है, तो उसका आसान सा तरीका क्या है, द हैवी किड मस्ट बी प्लेस एट दिस पोजिशन, और जो स्मॉलर किड है अगर उसका डिस्टेंस हम ज़्यादा क्रिएट कर देंगे तो उसका मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा और आसानी से ओपन हो आसानी से स्मॉलर किड विल गो डाउनवर्ड। दोबारा समझें इस बात को, अगर हैवी किड का पिवटिंग पॉइंट से डिस्टेंस कम होगा, इन दिस केस दिस इज पिवटिंग पॉइंट, अगर हैवी किड का डिस्टेंस कम होगा तो उसका मोमेंट कम क्रिएट होगा, और अगर एक ऐसा बच्चा जिसका वेट कम है लेकिन वो ज़्यादा डिस्टेंस पे बैठ जाएगा, पिवट से उसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका मोमेंट ज़्यादा क्रिएट होगा एंड ही मे एबल टू बैलेंस अ हैवी किड ऑल्दो हिज ओन वेट इज स्मॉलर देन द हैवी किड। तो वो कैसे क्रिएट करेगा लार्जर मोमेंट, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस पे बैठ जाएगा और डिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट होने की वजह से उसका मोमेंट भी ज़्यादा हो जाएगा। Now look at this diagram. A spanner is being used to open a tight nut. Now you have different option to put your hand to apply the force. Either you are going to apply the force from this end or this end or this end, A, B, C. So which point will help you to open the nut easily? अगर आप पॉइंट ए सिलेक्ट करते हैं तो नट से आपका डिस्टेंस कम है। नाउ रिमेंबर इन दिस केस द सेंटर ऑफ द नट इज वर्किंग एज अ टर्निंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ रोटेशन और पिवट। सो दिस ए का डिस्टेंस जो है, ए का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कम है, सो दिस विल क्रिएट लेस मोमेंट। सो अगर आप ए से अप्लाई करेंगे तो पॉसिबली आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़े। अगर आप सी से फोर्स लगाते हैं, पॉइंट सी से फोर्स लगाते हैं, पॉइंट सी से जब आप फोर्स लगाएंगे तो पॉइंट सी का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से आप कम फोर्स लगा के ज़्यादा मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन ओपन द नेट वेरी इजीली। और अगर इसके बावजूद भी यहाँ से भी ओपन ना हो तो एक नॉर्मल टेक्निक क्या होती है कि आप इसके साथ एक एक्सटेंशन लगा देते हैं। व्हाट इज मीन बाय एक्सटेंशन, आप सिंपली इसके साथ एक पाइप लगा देंगे। पाइप लगाने से क्या होगा कि लेंथ इसकी और ज़्यादा हो जाएगी एंड यू कैन अप्लाई द फोर्स एट दिस पॉइंट एंड ड्यू टू अ मच लार्जर लेंथ or distance from the pivoting point, you can open the nut very easily. So इन सारी एग्जाम्पल से हमने जो बातें डिस्कस की वो क्या है कि मोमेंट जो है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? मोमेंट डिपेंड्स ऑन नंबर वन अमाउंट ऑफ फोर्स, more force you applied, more moment will be created. And number two, perpendicular distance from the pivot. So ये दो चीज़ें इंप्रूव करके आप मोमेंट को या टर्निंग इफेक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर इन दोनों चीज़ों को हम एक फार्मूले में इंसर्ट करते हैं तो मोमेंट का फार्मूला हमारे पास एक बहुत आसान सा फार्मूला बन जाता है मोमेंट का, दैट मोमेंट इज
इक्वल टू फोर्स multiplied by perpendicular distance from pivot और टर्निंग पॉइंट। और अगर आप इसको शॉर्ट में सिंबल से लिखना चाहते हैं तो मोमेंट का फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, मोमेंट m इज इक्वल टू फोर्स टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वी नो दैट फोर्स की यूनिट हमारे पास क्या होती है, न्यूटन होती है, और मोमेंट डिस्टेंस की यूनिट होती है हमारे पास मीटर। तो इस लिहाज से यूनिट ऑफ मोमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, इज न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ मोमेंट। रिमेंबर, अगर आप डिस्टेंस ले रहे हैं सेंटीमीटर में तो इंस्टीट्यूट ऑफ राइटिंग न्यूटन मीटर यू मे राइट न्यूटन सेंटीमीटर। सो यूनिट आप वो यूज़ कीजिएगा जिस डिस्टेंस में आप मेजरमेंट कर रहे हैं। एंड रिमेंबर दैट मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मोमेंट या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। मोमेंट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, अब तक आप समझ चुके होंगे सारी एग्जाम्पल से। तो जो इसका जो फार्मूला है दैट इज बेसिकली इट्स डेफिनेशन, व्हाट इज मोमेंट। अगर आपको डेफिनेशन याद ना रहे तो एटलीस्ट फार्मूला लिख दीजिएगा, डू नॉट लीव द स्पेस एम्प्टी। सो मोमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोमेंट इट इज द प्रोडक्ट of force and perpendicular distance between pivot and line of action of force. It is the product of force and perpendicular distance between the pivot and line of action of force. इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप के पास एक ये रॉड आपके पास है and this rod may be rotate around this pivoting point, आप फोर्स यहां से लगा रहे हैं, दिस एरो रिप्रेजेंटिंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और अगर आप इसका डिस्टेंस ले रहेंगे पिवटिंग पॉइंट से, ये डिस्टेंस हो जाएगा d एंड दिस डिस्टेंस मस्ट बी राइट एंगल टू द फोर्स। सो मोमेंट का फार्मूला हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, मोमेंट m इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय d, where d is perpendicular distance between force and the line of force and the pivot. Now let's move a little ahead. By the time hope you understand what is turning effect of force और what is moment, उसका फार्मूला भी समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की।
प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है, इसको समझने के लिए हम एक ऐसा सिस्टम कंसीडर करते हैं जिसमें एक से ज़्यादा फोर्स लग रही है और एक से ज़्यादा मोमेंट क्रिएट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट कर रहा है एक टर्निंग पॉइंट पे, पिवटिंग पॉइंट के ऊपर। एक फोर्स उस पर यहां से लग रही है, लेट वी कॉल F1, और एक फोर्स उस पर यहां से लग रही है, लेट वी कॉल F2। अब दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों अपना अपना एक टर्निंग इफेक्ट या मोमेंट क्रिएट करेंगी। अगर आप गौर से देखें तो F1 जो ब्लू फोर्स है वो इस रॉड को कोशिश करेगी किस डायरेक्शन में घुमाने की, इस डायरेक्शन में, विच इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि ये डाउनवर्ड लग रही है तो पिवट से क्लॉक। जबकि ग्रीन वाली जो फोर्स है, इट ट्राई टू मूव द रॉड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस वे। सो इस वक्त इसमें दो मोमेंट क्रिएट हो रहे हैं। अगर दोनों मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, यानी कि बराबर हो जाए एक दूसरे के, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। इक्विलिब्रियम में आ जाएगी मतलब बैलेंस हो जाएगी, एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट? 2 से 3 नंबर का ही डेफिनेशन आ सकती है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई ही उस वक्त होता है जब बॉडी बैलेंस हो, यानी कि इक्विलिब्रियम में हो। सो इसको हम शुरू भी इसी से करेंगे। फॉर अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, for a body in equilibrium, sum of clockwise movement is equal to sum of clockwise movement. About the same pivot. For a body in equilibrium, sum of clockwise moment is equal to sum of anti-clockwise moment. अगर एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि जितना टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट होना चाहिए उतना ही टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। दैट इज द ओनली कंडीशन दैट ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम। इसकी एग्जाम्पल समझने के लिए हम एक डायग्राम को कंसीडर करते हैं। Okay, we have this meter rule, which is, since it is meter rule, so obviously it is 100 centimeter long. मैंने इसको 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस कर दिया क्योंकि 50 सेंटीमीटर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सो इट कैन बी बैलेंस इजीली ऑन दैट पॉइंट। नाउ राइट नाउ इट इज बैलेंस एट 50 सेंटीमीटर मार्क। अब हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड पे with the help of a string, I hung a load. Let's call this load F1. एक दूसरा लोड हमने यहां पे हैंग कर दिया, लेट मी कॉल F2।
The third load I'm going to place on the other side of the pivoting point. इसे हमने F3 का नाम दिया. And the fourth one, अच्छा फोर्थ वन के लिए हमारी कोई चॉइस नहीं है. हम इसको हैंग करेंगे और इसको लेफ्ट राइट मूव करेंगे स्केल के ऊपर अंटिल कि एक ऐसी पोजीशन ऑब्टेन हो जाए जिसपे पूरा सिस्टम क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए. सो वेट नंबर 1, 2 और 3 तो हम शायद अपनी मर्जी से रख सकें, लेकिन वेट नंबर 4 को अकॉर्डिंगली ऐसी पोजीशन पे सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां पे पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाए. नाउ रिमेंबर, इन ऑल दिस सिचुएशन, ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हमने सारे के सारे डिस्टेंस जो हैं वो पिवटिंग पॉइंट से लेने हैं. सारे के सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करने हैं, पिवटिंग पॉइंट से. सो पिवट इज 50 सेंटीमीटर. सो यहाँ से लेके और F1 के डिस्टेंस को लेट मी कॉल इट D1. नाउ हाउ टू मेजर द D1. लो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि हमारे पास F1 जो है वो 90 सेंटीमीटर पे है. कितने सेंटीमीटर पे, 90 सेंटीमीटर पे. तो 50 से लेके 90 तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर. सो दिस विल बी D1. दिस इज एन एग्जांपल ओनली. नाउ द डिस्टेंस ऑफ F2, let me say D2, और F3 का डिस्टेंस, रिमेंबर सारे डिस्टेंस कहां से लेने हैं, पिवटिंग पॉइंट से, D3, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D4. ओके, नाउ जरा गौर करें तो कौन कौन सी फोर्सेस जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट क्रिएट करेंगे. जस्ट हैव अ लुक हियर. देखिए F1 भी इसको इस तरीके से घुमाएगी, F2 भी इस तरीके से घुमाएगी. सो इट मीन्स बोथ आर क्रिएटिंग a clockwise direction movement, while F3 and F4 will take the system to the anti-clockwise direction. Agree? So this is clockwise and this is anti-clockwise. Condition क्या है equilibrium की? For a body in equilibrium, sum of clockwise moment must be equal to sum of clockwise moment. Sum of clockwise moment must be equal to sum of anti-clockwise moment. Now, F1 और F2 जो है वो clockwise moment क्रिएट कर रही हैं. तो ये दोनों मोमेंट ऐड होंगे. क्यों ऐड होंगे? क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है. सिंस द मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो मोमेंट को ऐड करते हुए वेक्टर्स की क्वांटिटी, वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना होगा. वेक्टर्स वो ऐड होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है. सो F1 का मोमेंट क्या हो जाएगा, F1 का मोमेंट F1 इंटू D1, क्योंकि F1 4 से और D1 इसका डिस्टेंस है कहां से, पिवट से. प्लस F2 का मोमेंट कितना है, F2 मल्टीप्लाई बाय D2, एंड दिस शुड बी इक्वल टू, ये दोनों क्या हो गए मेरे, ये दोनों क्या हो गए, दिस इज क्लॉकवाइज मोमेंट, CWM क्लॉकवाइज मोमेंट. और ये इनका टोटल मोमेंट किसके बराबर होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के, विच इज F3 into D3 plus F4 into D4, and these two are creating anti-clockwise movement. Sorry. So clockwise movement must be equal to anti-clockwise movement, and that is the प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट. दोनों तरफ मोमेंट बराबर होने चाहिए. ये डायग्राम आ सकती है एग्जाम में. अगर ये डायग्राम के साथ क्वेश्चन आता है तो तकरीबन 4 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है. बी केयरफुल करते हुए ध्यान में रखिएगा. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट दैट वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट. क्वेश्चन ये कंप्लीट आ सकता है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. वेरीफाई, एक्सप्लेन हाउ टू वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट. आपने सिंपली क्या लिखना होगा, ये डायग्राम बनानी है, फोर्सेस को बनाना है. जरूरी नहीं फोर्सेस 4 फोर्सेस बनाएं आप. अगर आप 4 फोर्सेस लग रही हैं तो एक मुश्किल लग रही है तो एक फोर्स क्लॉकवाइज और एक फोर्स एंटी क्लॉकवाइज बता सकते हैं. लेकिन बेहतर है कि आप 2 से ज़्यादा फोर्सेस से बनाएं. ठीक है. तो हाउ टू डिफाइन द एक्सपेरिमेंट. प्लेस 2 वेट्स on the right hand side of the pivot
and two weight on the left side of the pivot. Measure their distance from the pivot. Now measure the total clockwise moment by using F1 into D1 plus F2 into D2, and then measure the anti-clockwise total anti-clockwise moment F3 into D3 plus F4 into D4. अगर दोनों मोमेंट बराबर आ जाएं तो इसका मतलब है कि आपने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को वेरीफाई कर लिया. So we are ending this lecture up till here. In the next class, we are going to practice the past paper question of the moment and stability. So until that, see you. Allah Hafiz.